औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम छठी सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है खुदा की दी गई नेमतें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, उसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अगर गौर करें तो हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा उंगलियों को इस तरह करना, ये सब अल्लाह की नेमत है। इनमें से एक भी अगर हमसे छिन जाए तो फिर हमें उस नेमत की कदर होती है। इतनी नेमतें देने के बाद भी मेरा रब कहता है कोई है मुझसे मांगने वाला। आज हम उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जो खुदा की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। हम किस तरह खुदा की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं यह आज की निशिस्त में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी स्कॉलर हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट हैं। इस वक्त में आईटी का दौर चल रहा है, इस वजह से उनसे हम बात भी करेंगे कि आईटी में किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक अहमद। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपनी निशिस्त में खुशामदीद कहते हैं। उनके बराबर में मौजूद हैं सैयद अमीनुल्लाह हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अपनी निशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। अशफाक भाई, आपसे शुरू करूँगा। आईटी ज़ाहिर इस वक्त में पूरी दुनिया ही आईटी पे चल रही है और पहले हमें ये होता था कि अगर हमने टैक्सी भी करनी है तो हम रोड पे जाते थे, लेकिन अब तो ये सारी सर्विसेज आ गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान में आईटी का क्या फ्यूचर है, क्या हम ग्रो कर रहे हैं? आईटी का बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर और हम अभी भी काफ़ी सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि टैक्सी को पहले लेने के लिए हमें रोड पे जाना होता था, तो ऊबर और करीम ने हमारी ये मुश्किल आसान की। इसी तरह से आपको फूड पांडा ने घर पे डिलीवरी की सहूलत दी कि आपको कुछ भी खाना चाहिए होता है या कुछ भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको फूड पांडा की से मिलती हैं। तो आईटी पाकिस्तान के अंदर पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। आईटी ने डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स जो आए हैं या लोगों ने जो बच्चे हैं अब यूनिवर्सिटी के, अब आप ये देखें आजकल जो है यूनिवर्सिटी के बच्चे भी 3 से 4 साल के अंदर वो एक्चुअली अपने स्टार्टअप्स बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे वो फिर उसको जो है बेसिकली थोड़ा बहुत उस पर काम करके उसको मॉडल बनाकर और कुछ सीड मनीज़ और एक्चुअली सीरीज़ ए सीरीज़ बी की तरफ जा रहे होते हैं। सो आईटी का माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है। पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर भी अब जैसे एक काम ये किया गवर्नमेंट ने कि अब इसको एज कमोडिटी का एक दर्जा दे दिया। तो आईटी ने एक्चुअली पिछले साल 2021-2022 के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट रही हैं दैट्स बेसिकली डबल, पिछले साल से ये डबल हो गई हैं। और अब इस तरह से हो रहा है कि एक्चुअली जो बाकी के इस साल के अंदर भी 2022 के अंदर भी इसने सिग्निफिकेंट ग्रो किया है। डिफरेंट किस्म के एक्चुअली प्रोग्राम्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू किए हैं, अपने बच्चों को थोड़ा बेहतर तरीके से तालीम की तरफ डाला है। और अशफाक भाई, जैसे आपने बात की यूनिवर्सिटीज़ की, तो मुझे मेरी थोड़ी आगाही कीजिएगा कि जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है आईटी के अंदर, क्या वो प्रैक्टिकली भी वही चीज़ है या थ्योरी अलग चल रही है, प्रैक्टिकल कुछ और हो रहा है? देखिए, हमेशा से इस तरह से रहा है कि थ्योरी एक अलग डिफरेंट चीज़ होती है और प्रैक्टिकल जब आते हैं तो वो एक डिफरेंट किस्म का पूरा एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फंक्शन होता है। लेकिन अब कुछ रियलाइजेशन आ रही है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ भी। देखें, दुनिया में हो ये रहा है कि बड़ी डिस्ट्रप्शन आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल जैसे इदारों ने एक्चुअली अब स्किल बेस्ड डिग्रीज़ देनी शुरू कर दी हैं। सो यूनिवर्सिटीज़ को भी अब सोचना पड़ रहा है कि अब वो क्या ऐसा कुछ करें कि उनकी जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली उनके पास रहें या उनके पास आएँ। पहले ये होता था कि एक आपका 3-4 साल का एक कोर्स होता था और 3-4 साल के कोर्स के बाद आप एक्चुअली मार्केट में आते थे, फिर आपको एक जॉब ऑफ़र की जाती थी, वो जॉब आपको मिलती थी। उस जॉब के अंदर आप थोड़ा सा ट्रेनिंग लेते थे, 3-4 महीने में ट्रेन होते थे एंड देन आपका करियर इस तरह परसू किया करता था। लेकिन अब दुनिया ऑल टुगेदर चेंज हो गई है। अब तो पहले दिन ही जो बच्चा आता है, जो बेसिकली जो बच्चा देख रहा होता है कि उसके पास मार्केट में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूट्यूब, मैं तो अक्सर एक बात ये करता हूँ कि यूट्यूब आपका मास्टर हो गया है। यानी कि जो कुछ भी पहले कोई प्रोफेसर या कोई किसी तरह से कोई एक्सपर्ट सिखाता था, आज हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। हम अभी पिछले दिनों में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल रहे हैं, कुछ बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम तो देखकर अमेज्ड हो गए हैं कि ये जो भी काम हो रहा है। मैं एक बच्चे से अभी हम मिले एक यूनिवर्सिटी के अंदर, उसने
एक ड्रोन बनाया। अच्छा, वो ड्रोन एग्रीकल्चर के लिए बनाया। अब वो ड्रोन इज़ अ मॉडल पूरा उसने, जबकि मैंने उसे पूछा कि उसका जो कोर्स था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, तो मैंने कहा तुमने कैसे ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हुए यू बेसिकली इंटर इनटू हार्डवेयर साइड के ऊपर तुम कैसे आए? तो ये सेट के सर मैंने क्या किया, मैंने गूगल के ऊपर इसको एक्चुअली सर्च किया, तो मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो मिली और उस वीडियो की मदद से मैंने पूरा एक मॉडल बनाया। अच्छा, वो मॉडल इतना इंटरेस्टिंग था कि वो 30 kg का वेट कैरी कर सकता था। ओह ग्रेट। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है और जो बच्चा बेसिकली सीखना चाहता है, सो आज के दौर में उसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। यूनिवर्सिटीज़ अपनी तरफ से उनको भी बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा है। यू डोंट नो कि कल को कोई और इस तरह की गूगल टाइप की कोई पाकिस्तान के अंदर स्किल बेस्ड डिग्री देने शुरू कर दी किसी ने, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसको थोड़ा सा रियलाइज़ करना होगा यूनिवर्सिटीज़ को, वो है इंडस्ट्री का और एकेडमी का गैप। उस गैप को किसी तरह फिल करना होगा क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब बच्चे मार्केट में आते हैं, अगर वो उनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा एक फास्ट दौर में रह रहे हैं, ठीक है, चीज़ें बहुत क्विकली हो रही हैं और आपको कोई भी रिसोर्स अगर रिक्वायर्ड होता है, मैं पहले ये बात करता था कि जो मैंने शुरू में भी कही कि 1-2 साल के अंदर जाके रिसोर्स इस काबिल होता था कि वो कुछ परफॉर्म करना शुरू करता था, क्योंकि अब तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने के अंदर भी रिसोर्स एक्सपर्ट हो जाता है। बिल्कुल जी, आईटी में तो हम रोज़ नई चीज़ देखते भी आते हैं। ज़ाहिर जो उतना अवेयर नहीं होता उसको बड़ी एक हैरानकुन चीज़ लगती है कि यार ये भी आ गया, ये भी आ गया, और छोटे छोटे बच्चे हमें गाइड कर रहे होते हैं। खुशी भी होती है और थोड़ा ये भी होता है कि हमारे दौर में भी होता। अमीन भाई, आपकी जानिब आऊँगा। पाक टेक एक्सपो जो यूएसए में हो रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पाक टेक एक्सपो का ऑब्जेक्टिव जो है कि प्लेटफॉर्म मुहैया करना हमारी आईटी इंडस्ट्री को, स्पेशली फॉर द स्टार्टअप्स और एसएमईज़, यानी कि वो कंपनीज या वो स्टार्टअप जिनको पाकिस्तान अच्छा पोटेंशियल, उनके अंदर पोटेंशियल अच्छा मौजूद हो लेकिन उनको मौके नहीं मिल पाते, तो उनको वहाँ पे उनकी प्रोडक्ट्स को, उनके टैलेंट को, उनके पोटेंशियल को शोकेस करना और उन वेंचर्स के सामने जो वीसीज हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट खिलाते हैं, एक नया आजकल ये चीज़ है कि दुनिया भर से वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, वीसी कहते हैं, और वो आके वहाँ से सेलेक्ट करते हैं लोगों को, बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, कंपनीज़ को सिलेक्ट करते हैं, स्टार्टअप को सिलेक्ट करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर वो फंडिंग करते हैं। जैसे भी अशफाक साहब ने बताया कि सीरीज़ ए सीरीज़ बी की फंडिंग होती है और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। लास्ट टाइम एक हमारी पाकिस्तान की 3-4 कंपनीज हैं, जैसे दवाई है, ताजर है, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग्स ली हैं वहाँ से। जैसे आपके सामने अभी फूड पांडा ने एक अच्छी फंडिंग दी थी जब ये स्टार्टअप में आई थी। तो इनको प्लेटफॉर्म मुहैया करना और उनको अवेयरनेस देना वहाँ पे कि इस वक्त दुनिया किस आईटी में किस जगह पे दाखिल हो रही है, किस आईटी किस तरह से ग्रो कर रही है, चेंज हो रही है, दिन बाय दिन चेंज हो रही है। आज हम यहाँ पढ़ते हैं वो अब्सोल्यूट हो चुका होता है, जब हम अमेरिका जाकर देखते हैं चीज़ें, तो या ऐसी कंट्रीज जाते हैं जहाँ आईटी बहुत एडवांसमेंट में चल रही है, वो तो वो 10 साल पहले पढ़ाया जा चुका होता है और वो कर चुके होते हैं। बहरहाल हमारा ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास हमारी ताकत ही ह्यूमन रिसोर्स है आईटी के अंदर, क्योंकि हमारी इतनी प्रोडक्ट्स हमारी वो चीज़ पे नहीं पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन रिसोर्स। तो उन सबको प्रोवाइड करना पाकिस्तान टेक एक्सपो की बुनियादी जो इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ वहीं कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो दुनिया भर के जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्टेड है, जब वो हमारा यहाँ से हमारा पोटेंशियल या हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स को देखेंगे तो डेफिनेटली वो इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ से आप लोगों के साथ कौन लोग जा रहे हैं, क्या आप लोग क्राइटेरिया है सिलेक्शन का? जी बिल्कुल, इसकी टीम बाकायदा हमारी स्क्रूटनी टीम होती है। हम जब उसको सेलेक्ट करते हैं तो उनकी हम सबसे पहले ये देखते हैं वो किस एरिया ऑफ फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे आईटी के अंदर भी 50 से ज़्यादा फील्ड्स हैं। AI है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ब्लॉकचेन आजकल बड़ा फेमस है चीज़, उसमें बहुत काम हो रहा है। गेमिंग में है इसी तरह से, M-कॉमर्स, ई-कॉमर्स, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो हम इसको सिलेक्शन देखते हैं जब हमारे पास कोई कंपनी आती है या कोई स्टार्टअप आता है तो हम सबसे पहले देखते हैं वो किस एरिया में काम कर रहा है, फिर वो इस काबिल भी है या उसकी इतनी एबिलिटी है कि हम उसको वहाँ पर जाकर प्रेजेंट करें और वो उससे कुछ हासिल हो क्या है। सिर्फ जाना और प्रेजेंट करना मकसद नहीं है, उसको वहाँ से फंडिंग भी हो, चीज़ें भी उसको लोगों को
का काम भी पसंद और आए। जो हमारा बेस्ट हो उसको आप Exactly, वो प्लेटफॉर्म दें। exactly. अच्छा अशफाक भाई, गवर्नमेंट के लेवल पे अगर हम वफाक की बात करें या सूबाई लेवल पे हम बात करें, तो क्या आप लोगों को इस तरह की सपोर्ट्स मिलती हैं या ये आप लोगों का प्राइवेटली अपने तौर पे होता है या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? नहीं, अभी तक तो ये सब प्राइवेटली कर रहे हैं और इस पर ख़ुद से हम कुछ फंडिंग जनरेट कर रहे हैं, कुछ जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसको फंड्स कर रहे हैं, कुछ स्पॉन्सर्स कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी जो है इसके अंदर ये सारी की सारी फंडिंग हमारी अपनी है। अच्छा, मुझे एक ये सवाल इस वक्त बनता नहीं बनता, लेकिन क्योंकि आप IT एक्सपर्ट हैं तो करना तो बनता है कि अक्सर मैं देखता हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, कि हमारे यहाँ उन लोगों को मिनिस्ट्री दे दी जाती है जिनका IT से ताल्लुक़ ही नहीं होता, शायद उनको ईमेल भी चेक करना ना आती हो। तो क्या IT इतना इजी है कि कोई भी मिनिस्टर लग जाए, कोई भी बंदा कि जी ठीक है इसको मिनिस्टर बना दो? ये क्यों है? मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर एक्सपर्ट उस फील्ड के अंदर होंगे तो वो डेफिनेटली उसी तरह के काम करेंगे जो उसकी ज़रूरत है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो मिनिस्टर्स हैं या जो लोग हैं उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्चुअली उनको गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका काम है पॉलिसीज़ बनाना। लेकिन आपका सवाल बहुत सही है कि एक्सपर्ट को ये ज़िम्मेदारी देनी चाहिए ताकि जो ज़रूरत है, जितनी भी ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर वो इन्वायरमेंट बनाने की या वो एक्चुअली कल्चर डेवलप करने की, तो उसमें अपना वो रोल दे सकें। ठीक है। अच्छा, ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इनको आप क्या रोल देख रहे हैं? इनका कोई फ़ायदा हो रहा है स्टार्टअप्स के लिए? नहीं, डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है इसमें, क्योंकि जब बच्चा यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर उस इंक्यूबेशन सेंटर में जाता है तो वहाँ उसको एनवायरनमेंट मिलता है। सबसे पहली चीज़ वहाँ पे उसको मुख्तलिफ नए जो एडवेंचर्स हैं वो वेंचर्स को नज़र आते हैं काम करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली उसको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है इनसे। क्यों शाह भाई? जी बिल्कुल, इसमें क्योंकि उसको इन्वायरमेंट मिलता है और वहाँ पर वो पूरे प्रोसेसेस वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। अब जैसे किसी एक स्टार्टअप को किसी ने, जैसे फॉर एग्जांपल ये फूड पांडा टाइप की कोई एक स्टार्टअप आई, तो उसको पूरा टेक्नोलॉजी कैसे लेके आनी है, टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ लेके आनी है, उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग कैसे होनी है, फिर उसके ऊपर उसकी मार्केटिंग कैसे होनी है, फिर जैसे अभी बात हुई कि उसको प्रेजेंट कैसे करना, ये प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बनाते बहुत सारी चीज़ें हम पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, एक तो कुछ बेहतरी आ रही है बट लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मसला है हमारा, क्योंकि जितने भी हमारे पास VCs हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे तकरीबन फ़ॉरेन हैं या US या एक्चुअली यूरोप की तरफ के हैं। तो उनको एक्सप्लेन करना अपने जो प्रॉब्लम है ना, जो बनाया है, उसको किस तरह से आपने बेसिकली वहाँ प्रेजेंट करना है, क्योंकि एक वो बड़ी ज़बरदस्त कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। और बिल्कुल जी, यही वाली बात है कि हमारे यहाँ टैलेंट है, उसको आगे लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अफसोस ये होता है गवर्नमेंट की सतह पे क्यों उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। हमारा पड़ोसी मुल्क इस वक्त IT में बहुत आगे है, जो मैंने अब तक सुना है, जो मेरी नॉलेज है उस पर भी ईद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। सबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबा क्या बना रही हैं आज? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही थी, बना क्या रही है? ये है बैंगन का भरता और बाबा गनूश का मिक्सचर। बैंगन का भरता और बाबा गनूश भी एक बैंगन का भरता ही है। बाबा गनूश, अच्छा जी ठीक है। कैसे बनता है, क्या इसमें आपने डाला है? इसका कुछ ऐसा है कि जैसे हम बैंगन का भरता बनाते हैं ना, तो वो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी और ये जो इराकी, सीरियन और जो अरब कंट्रीज़ का जो बाबा गनूश कहते हैं वो लोग इसको, तो वो कुछ मिक्स करके बनाया है। तो उसके अंदर बेसिकली आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, बैंगन और तेल के अंदर ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के और उसको गला लें यूँ कि ये जो आलू और प्याज और टमाटर है वो एकदम मैश से ना हो जाए, थोड़ा सा टेक्सचर अभी भी बाकी रहे, ताकि क्योंकि बैंगन खुद बहुत ज़्यादा मैश हो जाता है तो कुछ चबाने के लिए कुछ टेक्सचर बचता नहीं है पीछे, तो ये सारी चीज़ें पीछे फिर टेक्सचर रहने देंगी। ठीक है जी। और ये तो ऑलमोस्ट आपने तैयार कर लिया अभी से। इन्होंने बहुत जल्दी तैयार कर लिया। इसका कितनी देर में तैयार हो जाता है ये आपका जो बैंगन का भुर्ता और बाबा गनूश समथिंग, क्या कितनी देर में तैयार होता है? सो अगर काट छील का टाइम हटा दें तो 15-20 मिनट 15-20 मिनट में तैयार हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी इसमें खुशबू भी आ रही है। ड्रिंक में क्या बना रही हैं आप? या आपने तो मेरे ख्याल से धनिया, मोहितो, यस, पुदीना, यस, पुदीना आपने रखा है। तो क्या आज क्या ला रही हैं आप? तो मोहितो इज़ लेमनेड विद स्पार्कलिंग ड्रिंक यानी 7 अप और मिंट लेमनेड, इन सबको मिक्स करके बना देते हैं। तो तरीका तो बताएं, बनाना कैसे है? अच्छा, सारी ड्रिंक्स कुछ इसी तरह होती हैं कि क्वांटिटीज़ को लेके और आप ब्लेंड कर दें तो वो 1 गो ड्रिंक होती है बेसिकली। तो जैसे शुगर सिरप बनाया है, आधी चीनी आधा पानी। सो फॉर एग्जांपल अगर आप 1 कप
चीनी ले रहे हैं तो उतना ही क्वांटिटी पानी का लें, उसका एक सिंपल शुगर सिरप बन जाएगा। उसके अंदर एक जो हमारी रेगुलर साइज़ की गड्डी जो मार्केट में मिलती है पुदीने की वो, और उसके अलावा 7 अप की एक बॉटल वो रखें, फिर अपने हिसाब से उसको ऐड कर लें। सब कुछ को ग्राइंड कर दें बर्फ़ के साथ। जुनैरा, आपकी जानिब आऊँगा, बात हो रही है खुदा की नेमतों की, तो हम तो जहाँ नज़र उठा के देखें वो खुदा की नेमत है, और ये देखना भी एक नेमत है। अच्छा, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो खुदा की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते हैं, हर वक्त मायूसी की बातें करते हैं, इनके लिए क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में बहुत ही वाज़े अहकामात हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को मज़ीद बढ़ा दूँगा और नेमतों में इजाफ़ा कर दूँगा। और फिर फरमाते हैं वला इन कफ़रतुम फ़इन्नल्लाह गनीयुन हमीद, कि अगर तुम नाशुक्री करते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बेपरवाह और बहुत ही ज़्यादा बेनियाज है, तमाम खूबियों वाला है। फिर कुरान पाक में ये भी ख़बर दी गई कि जो नाशुक्री करते हैं तो उनके लिए फ़रमाया वला इन शकरतुम फ़इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि जो नाशुक्री करता है तो जान ले कि मेरी पकड़ या मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो जहाँ रूल ये है कि नेमत का शुक्र करने से नेमत बढ़ती है, प्रैक्टिकली आखिरत में तो जो होगा वो तो बाद में हम देखेंगे, दुनिया में ही कुफरान नेमत से नेमत का ज़वाल शुरू हो जाता है। और कुरान पाक की एक आयत मुबारका इतनी प्यारी है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनने बैठ जाओ, शुमार करना चाहो, तो ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वइन तअद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनो ला तुहसूहा, तुम उन्हें शुमार नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये कि इतनी अनगिनत नेमतें। मुझे शेख सादी की बड़ी प्यारी एक हिकायत याद आई है, उसका एक हिस्सा है कि एक शख्स से उन्होंने पूछा कि तुम्हारी क्या तबीयत है, क्या हाल है, कैसे हो? तो कहता है कि ज़ुबान दांत अल्लाह की नेमतें खा खा कर टूट गए हैं, लेकिन ज़ुबान अल्लाह की नाशुक्री से बाज नहीं आती। यानी कि अब वो कहने वाला ये था कि दांत तंग कर रहे हैं, लेकिन एकदम से उसको खुद ही ख्याल आया कि मैं बात किससे कर रहा हूँ। तो उसने खुद ही ये कहा कि मेरे दांत अल्लाह की नेमतें खा खा कर टूट गए। बड़े एक बुज़ुर्ग का भी कॉल है कि एक दफ़ा उनकी बेटी ने शिकायत की कि मेरे दांत में बहुत दर्द है और शिकवा करने लगी। तो वो नाराज़ हुए अपनी बेटी पर और उन्होंने कहा कि तुमने कभी अल्लाह की नेमत का शुक्र किया कि इन दांतों से तुमने कितनी नेमतें खाई हैं, कितनी दफ़ा चबाया है? तो एक जनरल बात मैं अपने प्यारे सुनने वालों, देखने वालों, मौज़िज़ सामईन, नाज़रीन से कहना चाहती हूँ कि बाकी नेमतें अभी हम उनको छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ अपनी बेसिक कि जो हमें ज़िंदगी अता हुई है और सांस, एक दिन में ऑलमोस्ट 24 घंटे में 22,000 दफ़ा हम सांस लेते हैं। मैं सबसे पूछती हूँ कि हम कितनी दफ़ा शुक्र करते हैं? 22,000 में से हम कितनी दफ़ा शुक्र करते हैं कि हमने सांस लिया? एक मिनट में हमारा दिल 60 to 100 टाइम्स बीट करता है, धड़कता है। कितनी दफ़ा शुक्र करते हैं? हमारे हदीस मुबारका में है कि 360 जोड़ हैं एक इंसान के जिस्म में, और मैं हैरान हूँ कि 360 जोड़ 1439 साल पहले अल्लाह के हबीब ने बताया। आज आप किसी भी आप इंसाइक्लोपीडिया से, किसी भी वेबसाइट से चेक करेंगे तो आपको 360 का ही जवाब मिलेगा। कमाल इसमें आपको पता चलता है कि अल्लाह के हबीब उस ज़माने में बता रहे हैं, फरमाया एक एक जोड़ पर शुक्र और सदका वाजिब है। तो बात यह है कि नाशुक्री 4, 5, 8, 10 नेमतें नहीं होंगी। अभी किसी दिन आप वर्कशॉप करवा लीजिए और सबसे कहिए कि लिखो कि तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है, तुम्हें क्या दुख है, तो सब लिखेंगे। बहरहाल सभी किसी न किसी चीज़ के तलबगार हैं, लेकिन कितना लिखेंगे? 1 शीट लिख देंगे, 2 शीट लिख देंगे, 3 शीट लिख देंगे, लेकिन फिर आप उनसे कहिए कि चलो अब लिखो जो है तुम्हारे कितनी है। और बिल्कुल जी, अगर हम सोचने पर आएँ, वही इतनी अच्छी बात इन्होंने की कि हम सांस ले रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी का सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, जो भी कोविड में हो रहा था, तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, हम इस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं। एक उंगली के पोर में अगर हमारे दर्द होता है तो हमें पता चलता है यार ये तो बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में इसका शुक्र अदा नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि ठीक है, हाँ ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अभी आगे हम उस पर ही बात करेंगे। अशफाक भाई, आपकी जानिब आऊँगा। IT में जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि जी इंडिया हमसे आगे, बांग्लादेश हमसे आगे, हम क्यों पीछे रह गए, क्या रीज़न्स थे और वो कौन जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए? ज़िम्मेदार तो हम सभी हैं। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इन्वायरमेंट है।
वो इन्वायरमेंट उस तरह से नहीं दिया गया, उस तरह से बेसिकली फैसिलिटेशन नहीं की गई कि जो हमारी यूथ है, अब आप देखें पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा यूथ है, बिल्कुल, और यूथ को चैनलाइज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके बच्चे हैं जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, अगर आपको बेहतर उनसे रिज़ल्ट चाहिए तो आपको उनको सही तरीके के मौक़े फ़राहम करने पड़ेंगे। और आईटी एक ऐसी फ़ील्ड है कि जिसमें अगर उनको बेहतर मौक़े फ़राहम किए जाएँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बेहतर पॉलीटेक्निक स्कूल्स बना दिए जाएँ, कुछ बेहतर किस्म की यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए जाएँ, तो ये जो आज हम सब बात करते हैं कि कोई नंबर है 2 से 3 बिलियन डॉलर का तकरीबन हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। सो आई एम श्योर कि ये कुछ सालों में कई 100 मिलियन डॉलर तक भी जा सकता है, कई 100 बिलियन डॉलर्स पे भी जा सकता है। हमारा नेबर कंट्री है जिसकी आपने बात की, उसकी जो एक्सपोर्ट है वो उतनी एक्सपोर्ट्स हैं कि जो शायद एक बड़ा अरब मुल्क जितना तेल एक्सपोर्ट करता है उतनी ही वो तकरीबन जो है एक्चुअली आईटी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उनका उससे ऊपर है थोड़ा। जी, तो हम यहाँ बात कर रहे होते हैं, अक्सर मैं टीवी पे भी सुन रहा होता हूँ, गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ ऑफिशियल्स आते हैं कि आज हमारा सर्कुलर डेथ यहाँ पहुँच गया, हमारा पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो एक्चुअली फ्लक्चुएट हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप यकीन करें अगर इसको बेहतर तरीके से चैनलाइज किया जाए, सो आईटी में इतना पोटेंशियल है कि ये आपको शायद पेट्रोल की जो बेसिकली जो आपकी जो आपको रिक्वायरमेंट है वो यहीं से ही पूरी हो जाए, उसके अलावा भी पूरा मुल्क उस तरह से चल सकता है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल जो फ्रीलांसिंग पे जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। फ्रीलांस लड़के लड़कियाँ इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी आगे जा रहे हैं हमारे। जी जी बिल्कुल, ये पिछले 2-3 साल से ये कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई हैं और लोगों ने बच्चों ने रियलाइज़ करना शुरू किया है कि पैसा असल में एक्चुअली इसी जगह पर है। सो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के काम हो रहे हैं और आप यकीन करें ये जो सब चीज़ें हैं ये उन्हीं के अपने इनिशिएटिव्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ गवर्नमेंट के लेवल पे या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे कोई एक्टिविटीज़ हुई, लोगों ने रियलाइज़ कराया, एक से बाद दूसरे, ये वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा स्प्रेड हुआ। अब मैं एक और हम ब्रेक पे जब थे तो बात हो रही थी कि कुछ इश्यूज़ के ऊपर जो है हमें हाईलाइट करने चाहिए, तो वो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो फ्रीलांसिंग इतना काम हो रहा है, सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा पाकिस्तान में लाया कैसे जाए। हमारे पास कोई इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको फिर मजबूरन किसी तरीके से किसी और मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के थ्रू वो पैसा पाकिस्तान लाया जाता है। अगर गवर्नमेंट इस पे कुछ काम करे, पेपॉल या इस जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करे, तो ये भी पैसा एक्चुअली आपका चैनलाइज होकर पाकिस्तान आ सकता है और गवर्नमेंट की बुक्स में आ सकता है। तो रीज़न देखें ना, फिर वही वाली बात आ गई कि जब माशाल्लाह आपका एक विजन है तो लोग ये जो हमारे जो लीडरान हैं इन्हें क्यों ये चीज़ समझ नहीं आ रही? क्या इससे कोई ये खौफ है कि जी ब्लैक मनी वाइट होगी? इस तरह की हम बातें सुनते हैं, क़यास आराइयाँ, जिसकी हमें तो ज़ाहिर नॉलेज नहीं है, आप बेहतर बताएंगे रीजंस क्या है, फिर माइंडसेट क्यों है कि जब हमें पैसा आ रहा है और हमारे यहाँ हम ग्रो करेंगे तो फिर रीज़न क्या है, क्यों नहीं आने देते? क्या इससे कोई ब्लैक मनी वाइट हो जाती है? कुछ ऐसी सीन भी है, कुछ ऐसे हम क़यास आराइयाँ सुनते हैं। इसमें देखें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने नेबर कंट्री ने कहा कि वो कैसे तरक्की करेगी। 2000 से हमारा पाकिस्तान में आईटी बूस्ट होना शुरू हुआ था, 2099 से, जो सही माने बूस्टिंग, और सेम टाइम उनका भी होना शुरू हुआ था। हमने उस पर काम ही नहीं किया, ना हमारी उस तरह से काम हुआ, ना गवर्नमेंट साइड पे काम हुआ, ना हमारा प्राइवेट सेक्टर ने उस चीज़ को एज अ कॉमोडिटी, एज अ प्रोडक्ट या इंडस्ट्री लेके, आईटी इंडस्ट्री लेके चले। अगर हम उसको लेके चलते और वही स्पीड अप हम उसी रफ्तार से चल रहे होते तो शायद हम बहुत आगे बढ़। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी अच्छी बड़ी फर्म्स हैं जो दुनिया भर में काम कर रही हैं, हम अब नाम मैं नहीं ले रहा, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म्स हैं वो, दुनिया भर के लिए काम कर रही हैं। तो वो कैसे पहुंच गई, ये हमने सोचना है। और हम क्यों नहीं पहुंच, वैसी बहुत सारी फर्म्स हैं, उनको क्यों नहीं मौके मिले? उनको मौके मिले होंगे लेकिन उनको सपोर्ट, बहुत सारे बच्चों का पैसे नहीं है, बिल्कुल फंडिंग नहीं है हमारे पास, गवर्नमेंट वो सपोर्ट नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन वो चीज़ मासेस लेवल पे आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जो जैसे अशफाक साहब ने आपको बताया कि जो मनी एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी को जब आपको मंगवाना है तो ऐसा कोई चैनल मौजूद नहीं है, ना आप पैसे मंगवा सकते हैं प्रॉपरली।
आपके पास रिसोर्स नहीं है, पेपल जैसा मीडियम आपके पास मौजूद नहीं है जो आपके पैसे लेके आ सकें यहाँ पे, तो लोग क्या करते हैं वो फिर मुख्तलिफ जगह वो से ज़ाहिर है फिर वो पैसे भी ज़्यादा आपके ज़ाया हो रहे होते हैं, वो कमीशन भी टैक्स दे की रहे मद में भी होते हमारे हर पास कुछ चीज़ नहीं वो भी आता। आपके पास नहीं आ रहा होता। तो आपका जो जैसे आप 2 बिलियन पे है, हो सकता है हम 4 बिलियन कमा रहे हों, लेकिन हमारे पास उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है, मौजूद नहीं, तो हम यही कहेंगे हम 2 मिलियन पे हैं, 2 बिलियन पे हैं। सिर्फ अगर अब अमेरिका पे जाएं तो अमेरिका की जो इंपोर्ट है आईटी की वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तो आप तो 2 बिलियन पे तो आप बिल्कुल ज़ीरो पे इसमें और आपका है। ऐसी बात नहीं है कि अशफाक भाई हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है, आप जैसे लोग हैं और भी चीज़ें हम देखते हैं, यूट्यूब से लोग कमा रहे हैं। अच्छा, जहाँ बात होती है कि यूट्यूब से लोग कमा रहे होते हैं, तो क्या सब इतना कमा रहे होते हैं डॉलर्स के हवाले से जो बात होती है? क्योंकि अब हर कोई बोलता है जी अपना चैनल खोल लो, तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? मतलब अब ये तो अब क्योंकि अब सब उस तरफ लग गए हैं तो उससे वो व्यूवर भी कम आ गया, फॉलोवर्स भी कम आ रहे हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी है कोई? नहीं, बिल्कुल है स्ट्रेटजी। देखें, ये तो डिजिटल मीडिया के अंदर इसमें भी, इस एरिया में भी बहुत तरक्की हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और यूट्यूब या जितने भी आपके और डिफरेंट इस तरह के चैनल्स हैं, उन चैनल्स के ऊपर आपको बेसिकली एक सर्टेन व्यूवरशिप बनानी पड़ती है, उसके बाद यू कैन अर्न समथिंग जो आप कर रहे होते हैं। मैं इसी बात से एक और बात भी कनेक्ट करूँगा कि जो पिछली बात हो रही थी, बहुत जो चैनलाइज करने की बात हो रही थी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऑफशोर्स कंपनीज़ हैं, वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर उनके ऑफिसेज़ हैं, लेकिन वो सारा काम पाकिस्तान में करा रहे होते हैं, पैसे वो वहाँ पर ले रहे होते हैं, काम यहाँ करा रहे होते हैं। अगर इस सब चीज़ों को चैनलाइज करें तो मेरा नहीं ख्याल है कि 2-3 बिलियन डॉलर की हम बात करें, ये दिस इज़ समथिंग कि ये इससे कहीं ज़्यादा बड़ा नंबर है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप जब तक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, जब तक बेसिकली हमारी तरक्की जो है बहुत स्लो होगी। जैसे अमीन ने बात की कि अभी 2000 के अंदर जब ये एक हमारे नेबर कंट्री ने भी ये सिलसिला शुरू किया था, पाकिस्तान में भी इस पे बहुत काम हुआ था, लेकिन समहाउ हम बीच में कहीं लॉस्ट हो गए, और उसके बाद फिर हम दोबारा ये पिछले 2-3 साल के अंदर दोबारा से हमने कुछ एक्टिविटी स्टार्ट की है। और अभी आप रिसेंटली देखें कि हमने 2021 में 300 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की रेज मनी, बेसिकली मनी रेज की है हमने, जो बाहर से हमने पैसा पाकिस्तान लेकर आए हैं। अब उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बहरहाल बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने कई मिलियन डॉलर जो है वो रेस किए हैं, और उस अपनी जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को बेहतर तरीके से आगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके गए। तो अशफाक भाई, क्या किसी का नुकसान हो रहा है इससे लीगलाइज करने से या चैनलाइज करने से? क्या रीज़न क्या है? फिर देखिए, मैं कंफ्यूज ही हो रहा हूँ। माशाल्लाह जो आपकी बातें हैं उससे एक खुशी भी हो रही है कि भाई हम इतना कमा सकते हैं, ज़ाहिर है मुल्क में पैसा आएगा, खुशहाली होगी, मेरा आपका हम सब का फ़ायदा है। तो फिर कौन है ऐसा जो उसको प्रॉब्लम है? अब वो मैंने बात करी कि जी ऐसे मिनिस्टर लग जाते हैं जिनको खुद आईटी की नॉलेज नहीं होती, फिर ज़ाहिर उनके एडवाइजर्स होते हैं। अब ज़ाहिर है आपका अपना कोई विजन नहीं है, क्या एडवाइजर्स को प्रॉब्लम है? क्या इससे किसी की जेब पे असर पड़ रहा है कि कर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप लोगों की तो मीटिंग्स होती होंगी ना, पहले हमारी तो नहीं होती। नहीं, बात ये नहीं है एक्चुअली, सबसे या सीरियस ही नहीं लेना इसको। इम्पॉर्टेंट विल की बात है कि अगर जैसे अमीन ने बात की कि ये मासेस में काम करना पड़ेगा आपको, देखिए काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन बहुत छोटी तादाद में हो रहा है। अगर आपको इसको ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के अंदर इसको सपोर्ट कराना है, आपको बिलियन डॉलर इकोनॉमी को सपोर्ट कराना है, तो आपको मासेस पे काम करना पड़ेगा और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। अभी जो हम जब ये इस एक्टिविटी को लेकर आगे चले यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि बच्चों के पास वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ हैं, लेकिन तो प्रॉब्लम ये है कि उनके पास पैसे नहीं है, कि वो गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, या और इदारे जो यहाँ पर मौजूद हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो जाकर वहाँ पर वो काम प्रेजेंट कर सकें। और आई एम श्योर, मैं यकीन से ये बात कहता हूँ कि अगर ये बच्चे उस प्लेटफॉर्म पे जाएं या किसी भी दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे जाएं, सो दे कैन डू वंडर्स। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, जो आप लोगों की ये एग्जीबिशन है, ये हो किस तारीख को रही है? ये हमारी है 14 मई से स्टार्ट हुई है और 17 मई तक है ये। 17 मई हाँ, तक। फर्स्ट जो 14 मई को जो हमारा प्लग एंड प्ले के अंदर हमारा एक बूट कैंप है, ठीक है, उसमें हम जो हमारे साथ स्टार्टअप्स और FIA प्रोजेक्ट जाएंगे और SMEs जाएंगी, उनको हम फिर ट्रेनिंग और मेंटरशिप वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे।
और सेकेंड डे हमारी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सारे जो यूएस के वीसीज वगैरह हैं, बहुत सारे लोग हैं और पाकिस्तान से बहुत सारी बड़ी कंपनी से वो वहाँ पे फिर इनको स्टार्टअप्स को वहाँ पे मौका मिलेगा कि वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हो या अपनी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हो उसको प्रेजेंटेशन दे सकती हैं। बिल्कुल जी, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, विश यू गुड लक। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, और जो आपने बातें की अल्लाह करे उस पर अमल भी हो। हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए ताकि मुल्क में तरक्की आए। आप लोगों को एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का।